हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, धारिता के बारे में। देखिए क्या होता है जब किसी भी चालक की बात की जाती है, किसी भी कंडक्टर की बात की जाती है, तो किसी भी कंडक्टर की जो धारिता होती है, मीन्स की आवेश को धारण करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी टू हैंडल द चार्ज, ये चार्ज हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एक फैक्टर से नापा जाता है, उसे हम कहते हैं धारिता। तो क्या क्या धारिता मतलब क्या है? टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, मतलब कि आवेश धारण करने की क्षमता, ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास धारिता। तो सपोज कीजिए इस चालक के ऊपर हमने कितना आवेश दे दिया, मान लीजिए क्यू आवेश दे दिया, और सारा क्यू आवेश कहाँ आ जाएगा? इसके सतह पे आ जाएगा। तो जो क्यू होता है चालक का, वो किसके समानुपाती होता है? v के। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? c। तो q बराबर क्या हो गया? cv। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ c क्या है? c है यहाँ धारिता। यहाँ हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो यदि हम इसकी यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट क्या आएगी? तो c बराबर होता है q बाय v। तो q कितना होता है? q है हमारे पास जूल के अंदर, सॉरी कुलाम के अंदर, और v किसके अंदर है? वोल्ट के अंदर। तो इसका मात्रक बनेगा, मात्रक या यूनिट बनेगी इसकी, वो क्या बनेगी? वो बनेगी कुलाम प्रति वोल्ट। ओके, और कुलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। इसमें एक बात आती है जो हमारे लिए नोट ध्यान रखने वाली बात है। नोट क्या है कि धारिता Q या V पर निर्भर नहीं करती। धारिता Q या V पर निर्भर नहीं करती है। ओके, कैपेसिटेंस does not depend on Q और V। Q या V पर निर्भर नहीं करता है। और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पहली बार पढ़ा आपने। आप यदि V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ भी हमारे पास जो R है वो डज नॉट डिपेंड ऑन V और I। तो ये बातें हमें ध्यान रखने वाली है कि किस तरीके से जो है वो डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे और भी हमने पढ़ा है, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो यहाँ भी जब आप हटाएंगे तो स्ट्रेस बराबर वाई इंटू स्ट्रेन आएगा। मतलब ये वाई क्या है? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी प्रतिबल या विकृति डिपेंड नहीं करता। और एग्जांपल तो देखिए आपको, जो घर्षण बल होता है वो प्रतिक्रिया बल एन के समानुपाती होता है। तो यहाँ भी जो म्यू एन आएगा, घर्षण गुणांक आएगा, मीन्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा, वो भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट आगे कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा, और आगे हम बात करें, यही बात वापिस से फिर से अप्लाई हो जाएगी कि यदि मैं Q और V का एक ग्राफ बनाऊं, एक तरफ मैं यहाँ पे Q रख दूं और एक तरफ मैं यहाँ पे V रख दूं, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा सीधी रेखा। इस तरह से VIR प्रतिबल विकृति और F और N के बीच में ग्राफ बनाया जा सकता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब जो ढाल होगा, वो क्या होगा? तो ढाल होगा हमारे पास Q बाय V टेन थीटा, जो कि हमारे पास क्या होता है? Y बाय एक्स होता है। तो Q बाय V हमें क्या बताएगा? C बताएगा। तो Q और V का जो ग्राफ होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? C के बारे में, धारिता के बारे में दर्शाता है। ये थी हमारे पास धारिता के ऊपर छोटी मोटी चर्चा, इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट आइए अब हम आगे बात करते हैं किसी चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर। किसी गोलीय चालक की धारिता।
तो देखिए ये कैसे निकालेंगे हम किसी गोली चालक की धारिता। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं हम। सो हमें क्या याद रखना है सीधा सीधा कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यदि किसी चालक के ऊपर Q आवेश होगा तो V का फॉर्मूला क्या होगा, KQ बटे R। तो अतः C बराबर क्या होगा, Q बाई V। तो Q बाई V हम करेंगे यदि तो ये आएगा R अपॉन K। तो C हमारे पास आएगा R अपॉन K, यह आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, क्योंकि K हमें पता है क्या होता है। और इसके अलावा यदि मान लीजिए यदि चालक का आयतन V हो, ये क्या था, ये था पोटेंशियल, तो इस आयतन को मैं इस पोटेंशियल को वी यू बोल देते हैं, ठीक है। तो चालक का आयतन यदि V हो तो इसका वॉल्यूम यदि V है, और चालक के ऊपर जो क्षेत्रफल है वो यदि A हो, ओके, एरिया यदि A हो, तो देखिए वॉल्यूम का सूत्र क्या बनेगा, वो बनेगा 4/3 पाई R क्यूब। और इसका सूत्र क्या बनेगा, 4 पाई R स्क्वायर। और यदि आप V बाय A निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, 4 पाई R स्क्वायर, सब कट जाएगा, ये बचेगा R/3। तो ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ से R कितना आएगा, 3V/A। और जब आप R3/A यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 12 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू V/A। ये होगा हमारे पास फॉर्मूला किसका, सी का। तो इस तरह से सी के 3-4 फॉर्मूले हैं कब, किसी गोलीय चालक के लिए, ओके। तो सी इक्वल टू R/K, या 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, या 12 पाई एप्सिलॉन 0 V। ये सभी के सभी फॉर्मूले किसके लिए हैं, सी के लिए हैं। अब यदि इसी के ऊपर बात की जाए कि सी हमने पढ़ा R/K, यदि हमें सी को 1 फैरेड रखना है तो ऐसे में R किसके बराबर आएगा, K के बराबर। इसको याद रखिए, 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसके लिए हमारे पास कितना बड़ा गोला चाहिए, हमें इतना बड़ा गोला चाहिए, 9 इंटू 10⁹ और यह संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। इसीलिए इसीलिए जो है पिकोफैरेड या माइक्रोफैरेड या नैनोफैरेड में धारिता ली जाती है। तो पिकोफैरेड क्या होता है, पिकोफैरेड होता है 10⁻⁻12 फैरेड। माइक्रोफैरेड क्या होता है, 10⁻⁻6 फैरेड। नैनोफैरेड क्या होता है, 10⁻⁹ फैरेड। ये हमें याद रखना है, चीज़ें छोटी मोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा यदि मान लीजिए हम एक गोला ले लें पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यदि मतलब मान लीजिए हम आर रख देते हैं कितना, 6400 किलोमीटर, यदि हम आर इतना रख देते हैं तो ऐसा रखने पर मतलब आर किसके बराबर हो गया, पृथ्वी की रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए। तो ऐसे में हमारे पास सी कितना आएगा, सी आएगा KQ/R करने पर, या जो हमने R/K पढ़ा था, तो ऐसा करने पर सी कितना आएगा, 711 माइक्रोफेरेड। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पृथ्वी की जो धारिता होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 711 माइक्रोफेरेड। पृथ्वी जितने बड़े चालक गोले की धारिता हमारे पास 711 माइक्रोफेरेड होती है। तो ये है हमारे पास धारिता के बारे में एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद भी हम आगे और बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, कैपेसिटर। मतलब अब क्या आता है, अब आता है हमारे पास संधारित्र। तो संधारित्र हमारे पास क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, ये वह युक्ति है जिसका उपयोग आवेश को संचित करने में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए क्या आएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसकी जो सिंबल होता है, जिसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है सी। इस तरह से इसे लिखा जाता है। तो कितने तरह का होता है,
क्या क्या है, तो तीन तरह का होता है टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास ये तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर, जिसे हम बोलते हैं गोलीय संधारित्र। तीसरा आता है हमारे पास क्या, जो है स्पेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसे हम बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। है क्या ये? देखो, जो जो प्लेट की आकार है, जैसा जैसा प्लेट का आकार है वैसा वैसा नाम है। जैसे इसमें है क्या, इसमें दो प्लेटें होंगी बस, और दोनों समांतर होंगी। आसान भाषा में ये है। तो यदि दोनों प्लेटें ऐसी थी तो ऐसे हमने बोल दिया समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है। यदि मान लीजिए दोनों प्लेट ऐसी हुई गोल के रूप में, तो इसे हमने बोल दिया गोलीय संधारित्र। और इसमें एक प्लेट को हमें ग्राउंड रखना होता है, मतलब अर्थिंग करनी होती है। तो हमने अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग करने के बाद ये वाली प्लेट, अंदर प्लेट क्या हो जाएगी, प्लस, ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ हो जाएगी माइनस, यहाँ हो जाएगी प्लस। और यदि एक प्लेट ऐसी हो जाए तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है। और एक प्लेट हम और रख दें तो ये हो जाएगी अंदर से माइनस, और बाहर से हम इसे क्या कर देंगे, तो ये इस तरह से इनके नाम रखे गए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, पीपीसी से हम शॉर्ट में बोलते हैं। और ज़्यादा काम में हमारे यही आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसी के बारे में चर्चा की हुई है। ये है गोलीय संधारित्र। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेलनाकार संधारित्र। तो अब इनकी जो है धारिता ज्ञात की जाती है, और धारिता जो है वो निम्न प्रकार से आती है। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग कैपेसिटेंस की। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? तो देखिए कि मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट हैं, इस तरह से दो प्लेट है हमारे पास। और इसमें क्या है कि यहाँ पर एक पर क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस सिग्मा। और एक पे क्या है, माइनस सिग्मा, आवेश ऊपर है। और बोला गया कि इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो फॉर्मूला आएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाय डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में कहीं भी हमारे पास ना तो Q आया है और ना ही V आया है। जैसे मैं आपको कहा था कि डिपेंड नहीं करता उसकी धारिता पर। अब आता है प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वो होता है 0। प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और प्लेटों के बाहर मतलब दूसरी साइड भी कितना होता है, 0। मतलब कुल मिला के इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट Q पर और इस पॉइंट R पर मैंने विद्युत क्षेत्र लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं गोलीय संधारित्र। तो यदि हम गोलीय संधारित्र की बात करें, तो गोलीय संधारित्र के अंदर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक गोला है और ये हमारे पास एक दूसरा गोला है। एक की जो है आंतरिक त्रिज्या a है और जो बाहरी त्रिज्या है वो क्या है, b है। तो ऐसे के अंदर हमारे पास जो धारिता का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। यदि बाई चांस आप कोई भूल जाए कि यहाँ पर b कब आएगा, a कब आएगा, तो ध्यान रखिए ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सिर्फ नीचे जो b है वो पहले आएगा
ए जो है वो बाद में आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी गोलीय संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र, सो मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय संधारित्र है कुछ इस तरह से, ओके। इसकी आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास, ए है, और जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास, बी है। तो हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास बाहरी त्रिज्या है। तो ऐसे में यदि हमें इसकी संधारित्र निकालनी है धारिता, तो कितनी आएगी, वो आएगी 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल। एल यहाँ क्या है, एल है इसकी लंबाई, अपॉन लोग इसका बेस क्या है, ई है, बी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले मतलब कि समांतर जो है हमारे पास बेलनाकार धारिता और गोली धारिता, इसके फॉर्मूले बहुत कम काम में आते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समांतर प्लेट संधारित्र, जिसके लिए मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें भी बताई हैं। तो ये है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। और यदि मान लेते हैं प्लेटों के मध्य एक माध्यम भर दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच में एक माध्यम रख दिया जाए, अर्थात सी मीडियम, प्लेटों के बीच में एक माध्यम रख दिया जाए, तो सी माध्यम क्या हो जाएगा, सी मीडियम, जिसे आप सी एम बोलेंगे। तो एप्सिलॉन 0 के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर ए बटा डी। और आने वाले समय में एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं, के भी कहते हैं। के मतलब क्या होता है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है ये। और ऐसे में सी का जो सी माध्यम का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। तो जो सी माध्यम हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन 0 ए बाई डी क्या है, सी नोट या सी वैक्यूम। ठीक है, जब निर्वात था हमारे पास तो इस तरह से एप्सिलॉन आर या के का मान कितना होगा, तो होगा सी मीडियम अपॉन सी एयर या सी वैक्यूम आप इसे कह सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास किसका मान, एप्सिलॉन आर का मान होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, परावैद्युत, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए कैपेसिटर की जो प्लेट है वो आपस में चिपकती है। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट जो है वो आपस में चिपकती है। तो चिपकती है तो एक के ऊपर क्या है, प्लस है, और एक के ऊपर क्या है, माइनस है, वो इसलिए चिपक रही है दूसरे से। तो इनसे चिपकने से बचाने के लिए इनके बीच में एक माध्यम रख दिया जाता है। ठीक, इनके बीच में हमने एक माध्यम रख दिया। तो मान लेते हैं ये माध्यम हमने रखा कुछ ऐसा, ऐसा हमने इसे भर दिया। तो ये माध्यम जो है, ये माध्यम ही क्या कहलाता है, ये माध्यम ही कहलाता है परावैद्युत। अब इस माध्यम में परावैद्युत में क्या होता है ये बात कर लेते हैं। तो परावैद्युत को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र रखते हैं तो एक स्वयं का विद्युत क्षेत्र बना लेता है। मान लेते हैं प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो E0 है, तो प्लेटों के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र कितना बन जाएगा, EI बन जाएगा, जो कि लगाए गए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बन जाएगा, EI। तो इसलिए परावैद्युत के अंदर, परावैद्युत के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना आता है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, तो वो आता है E बराबर E नोट माइनस EI। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो K है जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं, तो परावैद्युतांक हमें क्या बताता है, परावैद्युतांक
जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या बताता है? तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है कि कितने गुना हमारा जो है विद्युत क्षेत्र कम हो चुका है। मतलब वो हमें बताता है ई नोट अपॉन ई। आसान भाषा में ई नोट क्या है? माध्यम की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ मीडियम। ओके, अपॉन माध्यम की उपस्थिति में। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, माध्यम के आ जाने पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये होता है। तो K बराबर हमारे पास क्या होता है? ई नोट बाय ई होता है। तो यदि मैं बात करूं K की, तो K जो है वो एयर के लिए कितना होता है? तो एयर भी होता है 1, या वैक्यूम के लिए। और K चालक के लिए कितना होता है? कंडक्टर के लिए K कितना होता है? तो कंडक्टर के लिए K होता है इनफाइनाइट। ये कई बार पूछा जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट है ये, एक बार पूछा गया है। कब? एयरफोर्स के अंदर। कब में? सितंबर 18 में। ठीक है, कि चालक के लिए के का मान, या चालक के लिए पराविद्युतांक का मान, जिसे हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, इसका मान क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। और इसका मान कितना होता है? अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि चालक रखते ही विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? देखो, मैंने आपको बताया था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चालक रखते ही विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0। इसलिए चालक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। तो इसलिए यहाँ पर जो के का मान है वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक संधारित्र है और हमने क्या किया? उसके अंदर पराविद्युत डाल दिया। ये फॉर्मूला आपको बहुत कम काम में आने वाला है, लेकिन आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि आपको कभी भी किसी बुक में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, इसको न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक क्या है, कि हमारे पास इस तरह से एक संधारित्र है और हमने क्या करा? इसके अंदर एक पराविद्युत डाल दिया। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है? टी है, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? के। तो ऐसे में जो नई धारिता होगी, तो वो नई धारिता क्या होगी? तो सी न्यू जो होगा वो होगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होगा। ठीक है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होगा। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट में जाने से पहले। क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपके पास दो ग्राफ दिखाए गए आपको, इस तरह से दो ग्राफ दिखाए गए। तो एक जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और एक ग्राफ जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। ये दो ग्राफ है हमारे पास। यहाँ जो है वो Q है, और यहाँ जो है हमारे पास वो V है। ये हमारा ग्राफ नंबर A है, ये हमारा ग्राफ नंबर B है, ये थीटा है, ये थीटा 1 है, और ये थीटा 2 है। कहा गया कि जो D1 है, दो संधारित्र की ग्राफ है ना, दो संधारित्र है, एक का C1 धारिता है और एक की C2 धारिता है। तो बोला गया कि जो D1 है वो 2D2 के बराबर है, और जो एरिया है A1 वो A2/4 के बराबर है। तो कहा गया बताइए दोनों में से कौन सा ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ C1 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर C2। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो C2 के लिए है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होता है।
कि मैंने क्या पढ़ा है कि C1 का फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 A1 बाय D1, और C2 का संधारित्र का फॉर्मूला क्या होगा, धारिता का, तो क्या होगा C2 बराबर एप्सिलॉन 0 A2 बाय D2। यदि मैं C1 की जगह वैल्यू रख दूं तो C1 बराबर एप्सिलॉन 0, A1 क्या है देखिए हमारे पास, तो A1 है A2 बाय 4, तो A1 है A2 बटे 4 इंटू D1 क्या है हमारे पास, D1 है 2D2, तो D1 हो गया 2D2। तो ये हमारे पास C1 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 0 A2 अपॉन 8 इंटू D2। अब इसमें से C2 का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन 0 A2 अपॉन D2। तो ऐसे में ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी C2। तो हमारे पास C1 का फॉर्मूला क्या आएगा, C2 बाई 8 है। अब C1 का फॉर्मूला C2 बाई 8 आया, तो C2 बराबर क्या आया 8C1। तो इसका मतलब C2 और C1 में से बड़ा कौन हुआ, C2 बड़ा हो गया C1 से। अब यदि C2 बड़ा है C1 से, तो हमने Q और V का बीच में एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ का जो ढाल होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो ढाल टेन थीटा क्या बताता है, C के बारे में, धारिता के बारे में बताता है। ढाल किसका ज़्यादा है, ढाल B वाले का ज़्यादा है, मतलब कि जो थीटा 2 है वो बड़ा है थीटा 1 से। सो थीटा 2 यदि बड़ा है थीटा 1 से, तो इसका मतलब C2 बड़ा है C1 से। तो क्योंकि जो धारिता होती है वो टेन थीटा के समानुपाती होती है Q और V के ग्राफ के अंदर। तो ऐसे में C2 बड़ा है C1 से, तो जो B ग्राफ है वो किसके लिए, C2 के लिए, और जो A ग्राफ है वो किसके लिए है, C1 के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ ग्राफ है हमारे पास, और ये है हमारे आज के सेशन का पेज नंबर 14। चलिए, तो ये था हमारे आज का लेक्चर। होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इससे आगे की वीडियो हमारे क्या होंगे, कैपेसिटर का जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है हमारे पास, ये जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, टोटल 2 वीडियोज के अंदर बटेगा, और उसके बाद फिर से एक नया प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।